आज मैं लेकर आ गई हूँ पार्ट 4 क्लास 10th की हिस्ट्री का। हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए थे। यूनिट फर्स्ट चल रहा था हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो पार्ट 4 स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ एंड द ब्रिटेन बना, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फर्स्ट, जर्मनी बिफोर यूनिफिकेशन। कैसा था जर्मनी यूनिफिकेशन से पहले? जब जर्मन का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था तब जर्मनी कैसा था, कितने स्टेट्स थे, कौन कौन से स्टेट्स थे? तो बिफोर 1871 देयर वाज नो कंट्री कॉल्ड जर्मनी, ठीक है। 1871 से जर्मनी नाम का पूरी दुनिया में कोई देश ही नहीं था। द जर्मन स्पीकिंग पीपल लिव्ड इन 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे वो 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में रहते थे, नोन कलेक्टिवली एज जर्मन कॉन्फेडरेशन, ठीक है, जिसको कलेक्टिवली जर्मन कॉन्फेडरेशन बोला जाता था। क्रिएटेड बाय द कांग्रेस ऑफ वियना आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के डिफीट करने के बाद कांग्रेस ऑफ वियना के द्वारा 1815 में जो कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी उसके द्वारा इसको बनाया गया था जर्मन कॉन्फेडरेशन को, ठीक है। तो अब आपको एक और चीज पता चल गई कि 1871 से पहले जर्मनी नहीं था, 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और उनको मिलाकर ही हमारा एक पूरा उसको मिलाकर हमने एक स्टेट बनाया, एक कंट्री बनाया, दैट वाज जर्मनी। दीज स्टेट्स इंक्लूडिंग प्रशिया द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर, ठीक है। उस टाइम प्रशिया सबसे ज्यादा इस मिलिट्री पावर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऑस्ट्रिया द लार्जेस्ट एम्पायर, ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर था, ठीक है, जर्मन कॉन्फेडरेशन का। बवेरिया, सैक्सनी, ठीक है, एंड हेक्सेनबर्ग, हैनोवर्स, मैनी स्मॉलर किंगडम्स, डचीज, प्रिंसिपैलिटीज, बहुत सारे किंगडम्स थे, ठीक है। और ये कुछ मेजर्स थे। प्रॉब्लम कोज्ड बाय पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से राइज होती है? पॉलिटिकल डिवीजन से प्रॉब्लम राइज होती है। अब देखिए, डिफरेंट रूलर्स एंड गवर्नमेंट। 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो डेफिनेटली 39 गवर्नमेंट्स होंगी, डिफरेंट टाइप्स के रूलर्स होंगे, और डिफरेंट टाइप्स के रूलर्स होंगे तो उनकी डिफरेंट टाइम की थिंकिंग भी होगी, ठीक है। डिफरेंट करेंसीज, 39 स्टेट थे, अलग अलग करेंसीज थी, ठीक है। सेपरेट आर्मी, अपनी अपनी आर्मी थी, सेपरेट आर्मी थी, और उसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी किसकी थी? प्रशिया की, ठीक है। इंटरनल कस्टम वेरियर्स, इंटरनल कस्टम वेरियर्स, ठीक है। इंटरनल मतलब 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन में जो ट्रेड होता था, इंटरनल जो ट्रेड होता था उस पर भी कस्टम चार्ज होता था, कस्टम टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। डिफिकल्ट ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, बहुत डिफिकल्ट था ट्रेड, मतलब 39 स्टेट्स के बीच में ट्रेड होना, क्योंकि पहली चीज तो वो कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। एंड नो कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी, सेपरेट थे 39 स्टेट, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट थे, अपनी गवर्नमेंट थी, अपनी खुद की आर्मी थी, ठीक है। तो यहीं से राइज होता है, यहीं से टेंशन, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, ठीक है, 39 स्टेट्स के बीच में। ऑल द पीपल स्पोक जर्मन एंड शेयर मैनी कल्चरल ट्रेडिशंस, जो लोग थे वो फिर भी जर्मन बोलते थे, सब एक कॉमन आइडेंटिटी थी कि जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। 39 स्टेट्स में जर्मन लैंग्वेज बोली जा रही है, उनका जो एक कॉमन कल्चर है, ठीक है, जो मैनी कल्चरल ट्रेडिशन है उसको फॉलो किए जा रहे हैं। एंड दे लेक पॉलिटी यूनिटी, पर उनके पास पॉलिटी यूनिटी नहीं थी, पॉलिटिकल बेस पर कोई यूनिटी नहीं थी, कोई यूनाइट नेशन नहीं था, ठीक है। राइज ऑफ जर्मन नेशनलिज्म, ठीक है। एंड हाउ डिड द राइज ऑफ जर्मन नेशनलिज्म? फर्स्ट, after the defeat of Napoleon, educated people, students, writers and liberals began demanding. नेपोलियन के डिफीट के बाद यहाँ पर जो एजुकेट लोग थे, एजुकेट विद्यार्थी थे, राइटर्स थे, लिबरल्स थे, उन्होंने डिमांड करनी शुरू की नेशनल यूनिटी की। किस चीज की डिमांड की थी? नेशनल यूनिटी की डिमांड की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सिविल राइट्स, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये लोग डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन सिविल राइट्स की, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की। एंड मैनी बिलीव दैट ऑल जर्मन स्पीकिंग पीपल शुड लिव इन वन नेशन स्टेट, ठीक है। और बहुत सारे लोग बिलीव करते थे कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है, उनको एक नेशन स्टेट में रहना चाहिए, ठीक है, उनका एक नेशन स्टेट होना चाहिए, वो होगा जर्मनी, ठीक है। थर्ड, जोलेवरिन, 1834 में जोलेवरिन क्या था? जोलेवरिन वाज अ कस्टम यूनियन एस्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया। प्रशिया की लीडरशिप में जोलेवरिन एक कस्टम यूनियन थी जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1834 में। देयर वर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जोलेवरिन। फर्स्ट था रिमूव कस्टम ड्यूटीज बिटवीन जर्मन स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्यों इन्होंने जोलेवरिन को बनाया, नीड क्यों हुई? क्योंकि इंटरनल ट्रेड पे कस्टम ड्यूटी चार्ज हो रही है, बहुत डिफिकल्ट है इंटरनल ट्रेड करना। तो फर्स्ट इनका फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? रिमूव करना कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज को बिटवीन द जर्मन स्टेट, ठीक है। सेकंड था एनकरेज फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड को एनकरेज करना, कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा इंटरनल ट्रेड पर, ठीक है। प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे जो लेवरिन के। इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। उन्होंने इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था, इंडस्ट्रियल जो ट्रेड था उसको इंक्रीज किया, इंक्रीज करने पे फोकस किया क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक कॉपरेशन को यहाँ पर मजबूत करना शुरू किया, ठीक है। कनेक्टेड द जर्मन स्टेट्स इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पर फ्री ट्रेड हो चुका था, जब ट्रेड फ्री हो गया, इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट फील करोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इन्होंने जर्मन स्टेट्स की जो इकोनॉमी थी उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया। रिड्यूस ऑस्ट्रियाज इन्फ्लुएंस, ऑस्ट्रिया का जो इन्फ्लुएंस था उसको रिड्यूस किया, कम किया। प्रिपेयर द वे फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, और इसी ने एक रास्ता तैयार किया पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। सीबीएसई पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी यूनिटी केम बिफोर पॉलिटिकल यूनिटी, याद रखना, ठीक है। इकोनॉमी यूनिटी केम बिफोर पॉलिटिकल यूनिटी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, 1848 में फ्रैंकफर्ट एक प्लेस का नेम है। इन 1848 लिबरल रेवोल्यूशनरीज मेट एट फ्रैंकफर्ट टू क्रिएट अ यूनाइटेड जर्मनी विद अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रैंकफर्ट में उन्होंने एक यूनाइटेड जर्मनी को क्रिएट किया विद अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। तो उसी को बोला जा रहा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट एक जगह का नेम है, ठीक है। दे प्रपोज्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को प्रपोज किया। फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन्स, ठीक है, और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को इंट्रोड्यूस किया। एंड द यूनाइटेड जर्मन नेशन, ठीक है, और इन्होंने बोला कि एक यूनाइटेड जर्मन नेशन होगा, राइट। एंड दे ऑफर्ड द क्राउन टू किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ऑफ प्रशिया, उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ प्रशिया के जो राजा थे उनको क्राउन ऑफर किया, ठीक है, उनको राजा बनाना चाहा, राइट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के थे, जो यहाँ किंग होगा वो कौन होगा, प्रशिया के राजा। व्हाई डिड ही रिजेक्टेड, बट विलियम फोर्थ ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो ऑफर था उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला हमें राजा नहीं बनना, ठीक है। अगर यह कॉन्स्टिट्यूशनल ही स्टेब्लिश होना है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर से ही पूरी जर्मनी को यहाँ पर रूल करना है, तो फिर यहाँ राजा की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ही रिफ्यूज बिकॉज ही बिलीव दैट अ किंग शुड रिसीव अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, उनका ऐसा मानना था राजा का कि राजा के पास जो अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो भगवान से आती है, ठीक है, नॉट फ्रॉम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ना कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहां से। इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बना रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो राजा की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। रिजल्ट क्या था, द पार्लियामेंट फेल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज फेल, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म वाज डिफीटेड, कंजर्वेटिव रिगेन पावर, कंजर्वेटिव के पास वापस पावर आ गई। कौन थे कंजर्वेटिव, मैंने पढ़ाया भी था, जो ओल्ड स्कूल थे, ठीक है, जो ओल्ड ट्रेडिशन लाना चाहते थे, जो मोनार्की को एस्टेब्लिश करना चाहते थे इन द यूरोप। Importance, the failure convinced many that Germany could be only united through military strength, और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जर्मन के जो 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनको ओनली मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री पावर के थ्रू ही यूनाइट किया जा सकता है, ठीक है। ऑटोमन बिस्मार्क एंड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। अब आते हैं ऑटोमन बिस्मार्क, क्या इनका रोल था जर्मन को यूनाइट करने में, राइट, और इनकी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या थी। ऑटोमन बिस्मार्क इन 1862 ऑटोमन बिस्मार्क बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, ठीक है। ऑटोमन बिस्मार्क प्रशिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। एंड हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, ही बिलीव दैट द ग्रेट क्वेश्चंस ऑफ द डे विल नॉट बी डिसाइडेड बाय स्पीचेस एंड मेजॉरिटी वोट्स बट बाय ब्लड एंड आयरन। उनका जो सबसे एक ग्रेट क्वेश्चन था, ठीक है, वो क्या था, विल नॉट बी डिसाइडेड बाय स्पीच एंड मेजॉरिटी वोट्स, मेजॉरिटी वोट से और स्पीचेस के द्वारा डिसाइड नहीं होगा कि ग्रेट कौन है, महानता का जो प्रश्न है, ठीक है। एंड बट वो बिलीव करते थे ब्लड एंड आयरन में, ठीक है। मीनिंग ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड मतलब मिलिट्री पावर एंड वॉर, ठीक है, आप किसी भी स्टेट को यूनाइट कर सकते हो बाय द मिलिट्री पावर एंड वॉर, ठीक है। आयरन इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एंड वेपन्स, ठीक है। उनका बिलीफ था कि जब इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ होगी हमारे पास, इकोनॉमी स्ट्रेंथ होगी हमारे पास, तो हम पॉलिटी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। He rejected liberal methods relied on strong army, diplomacy, carefully planned wars, ठीक है। उन्होंने लिबरल्स के जो मेथड थे उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने ये बोला हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए जर्मन के 39 स्टेट्स को यूनाइट करने के लिए, डिप्लोमेसी का यूज करना चाहिए, कूटनीति का यूज करना चाहिए, केयरफुली प्लान वॉर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, जिस वॉर से हम जीते और हमारा एक नया कंट्री बन जाए, ठीक है। और दैट वुड बी जर्मनी। 3 वॉर्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, पहला था डेनिश वॉर 1864 में, क्या कॉज था, डेनमार्क अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द डचीज ऑफ स्लेस्विग एंड हॉलस्टीन, ठीक है। डेनमार्क
ने डचीज, ठीक है, जो स्लेशविक और होल्स्टीन के जो डचीज थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया जॉइंटली डिक्लेयर वॉर ऑन डेनमार्क, ठीक है, और प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने यहाँ पर डेनमार्क पर डिक्लेयर कर दिया, दोनों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट डेनमार्क, ठीक है। रिजल्ट क्या था, डेनमार्क वॉज डिफीटेड, डेनमार्क डिफीट हो गया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जीत गए थे। स्लेशविक केम अंडर प्रशिया कंट्रोल, स्लेशविक प्रशिया के पास पहुंच गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के पास पहुंच गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया प्रशिया एक साथ थे और डेनमार्क इसकी अपोजिशन में था, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या था, क्रिएटेड टेंशन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, और इससे ऑस्ट्रिया प्रशिया दोनों के बीच में यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो गई, ठीक है। हालांकि दोनों एक साथ लड़ रहे थे अगेंस्ट द यहाँ पर दोनों एक साथ लड़ रहे थे अगेंस्ट द डेनमार्क, पर जब एक को स्लेशविक मिला, होल्स्टीन मिला, तो दोनों के बीच में यहाँ टेंशन क्रिएट हो गई। अब सेकंड था ऑस्ट्रो प्रशिया वॉर, ठीक है। फर्स्ट वॉर के बाद, डेनिश वॉर के बाद ऑस्ट्रिया प्रशिया के बीच में वॉर टेंशन क्रिएट हो गई, तो जाहिर सी बात है वॉर होना ही था, राइट। तो 1866 में हम देखते हैं ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में वॉर होता है, ऑल्सो कॉल्ड द 7 वीक्स वॉर, ठीक है। इसको बोला जाता है 7 वीक्स वॉर। क्या कॉज था, डिस्प्यूट ओवर स्लेशविक एंड होल्स्टीन, वही एरिया को लेकर के डिस्प्यूट थे इन दोनों के बीच में, ठीक है। रिजल्ट क्या था, प्रशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया क्विकली, ठीक है। प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को डिफीटेड कर दिया था एंड ऑस्ट्रिया वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम जर्मन अफेयर्स, ठीक है, और ऑस्ट्रिया को जर्मन अफेयर से एक्सक्लूड कर दिया गया था, 39 स्टेट से बाहर कर दिया गया था। नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश, और यहाँ पर नॉर्थ जर्मन जो कॉन्फेडरेशन थी उसको एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस, प्रशिया बिकेम द डोमिनेंट जर्मन पावर, और प्रशिया यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग, देखो रशिया के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आर्मी थी, रशिया को जीतना ही था क्योंकि मिलिट्री आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और यहाँ पर आप देखते हो कि अब यहाँ पर डोमिनेंट हो जाता है जर्मन पावर में ऑस्ट्रिया प्रशिया का, ठीक है। फ्रांस को प्रशियन वॉर 1870 टू 71 में फ्रांस को प्रशियन वॉर होता है। कॉज क्या था, बिस्मार्क यूज्ड डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स including the editing and dispatch to provoke France into declaring war. Result, France was defeated. फ्रांस डिफीट हो जाता है। सदर्न जर्मन स्टेट्स यूनाइटेड विद प्रशिया, जो सदर्न जर्मन स्टेट थे वो प्रशिया के साथ यूनाइटेड हो जाते हैं। जर्मन नेशनलिज्म बिकेम स्ट्रॉन्गर, जर्मन नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर राइज होने लगता है, बनने लगता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर 1871, कैसे फॉर्मेशन हुआ जर्मन एम्पायर का, ऑन 18 जनवरी 1871 द जर्मन प्रिंसेस गैदर इन द हॉल ऑफ मिरर, ठीक है। 18 जनवरी 1871 याद रहेगा, ओनली 1871 याद रखना। तो 18, ठीक है, अब जनवरी कैसे याद रखोगे, क्योंकि 18 में 1 पहले आता है तो मतलब फर्स्ट मंथ, ठीक है। केम प्रिंसेस गैदर इन द जर्मन प्रिंसेस गैदर इन द हॉल ऑफ मिरर पैलेस ऑफ वर्साई, ठीक है। वर्साई का जो पैलेस था, हॉल ऑफ मिरर, वहां पर इन्होंने इकट्ठा किया सबको। किंग विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर, ठीक है, और जो किंग विलियम फर्स्ट थे प्रशिया के, उनको जर्मन एम्परर बनाया गया। बिस्मार्क बिकेम द फर्स्ट चांसलर, और यहाँ बिस्मार्क को फर्स्ट चांसलर बनाया गया, ठीक है। सिग्निफिकेंस, जर्मनी बिकेम वन ऑफ द यूरोप स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, एक यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन गई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सीलरेटेड, द आर्मी बिकेम हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रशिया, ठीक है। नेशनल यूनिटी वाज अचीव्ड अंडर प्रशियन लीडरशिप, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल किसका था, प्रशिया का था, राइट। व्हाई वाज जर्मनी यूनाइटेड सक्सेसफुली, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क, पावरफुल प्रशियन आर्मी या पावरफुल प्रशियन मिलिट्री फोर्स, ठीक है। इकोनॉमिक यूनिटी थ्रू जोलेवरिन, जोलेवरिन ने क्या किया, इकोनॉमिक यूनिटी को एक तरह से प्रमोट करना शुरू किया था, ठीक है। वीकनेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया की जो वीकनेस थी, ग्रोथ ऑफ जर्मन नेशनलिज्म, ठीक है, जर्मन नेशनलिज्म का धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो ऐसे करके आप देखते हो यहाँ पर एक नया कंट्री बन जाता है, जो क्या था, जर्मनी, ओके। चलिए जल्दी से अब देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली कैसे बना, इटली का यूनिफिकेशन क्या हुआ, कौन कौन से लीडर का हाथ था, कौन कौन से लीडर इंपॉर्टेंस थे, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट इटली बिफोर यूनिफिकेशन। बिफोर 1861 इटली वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में इटली डिवाइड थी, ठीक है। मेजर डिवीजन लैम्बर्डी एंड वेनेटिया अंडर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के अंडर में आता था लैम्बर्डी एंड वेनेटिया। पपल स्टेट अंडर द पोप, ठीक है, पोप मतलब चर्च, ठीक है, जो क्रिश्चियन जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं, राइट, तो उनके अंडर में पेपल स्टेट्स आता था। किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडमंट, ठीक है, सार्डिनिया पिडमंट का एक साम्राज्य था, किंगडम था। किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज का भी यहाँ पर एक किंगडम था। फॉरेन रूलर्स कंट्रोल मच ऑफ इटली, जो फॉरेन रूलर्स थे ज्यादातर उन्हीं का कंट्रोल था इटली पर, ठीक है। गैसिपी मैजिनी, जिसपे मैजिनी फाउंडेड यंग इटली एंड यंग यूरोप इन 1831 में
जिस पे मेजरी ने यहाँ पर फाउंड किया यंग इटली और यंग यूरोप को, ठीक है। बिलीव इटली शुड बिकेम यूनाइटेड इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और उनका मानना था मेजनी का कि इटली बन जाना चाहिए, इटली को यूनाइटेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। हिज आइडियाज इंस्पायर्ड थाउजेंड ऑफ यंग इटालियंस, ठीक है। और इनके जो आइडिया थे उन्होंने बहुत इटली के जो लोग थे उनको इंस्पायर किया, ठीक है। एंड काउंट केबो कैमोलियो बेंसो काउंट ऑफ केबो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमंट, सार्डिनिया पिडमन के प्राइम मिनिस्टर थे। मॉडर्नाइज द इकोनॉमी, इन्होंने फोकस किया इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने में। स्ट्रेंथ द आर्मी, आर्मी को स्ट्रेंथन करने में। अलाइड विद फ्रांस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, इन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस बनाया, ग्रुप बनाया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की अगेंस्ट जाकर। अचीवमेंट आफ्टर विक्ट्री इन 1859 लंबर्डी ज्वाइन सार्डिनिया, ठीक है। 1859 की विक्ट्री के बाद यहाँ पर लंबर्डी ज्वाइन कर लेता है सार्डिनिया को। and Gatsby Garibaldi organized a volunteer force called the Red Shirt, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक वॉलंटियर फोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, रेड शर्ट, राइट। एक्सपेडिशन ऑफ द थाउजेंड्स, कैप्चर सिसिली, कंक्वर नेपल्स, ठीक है। नेपल्स का जो एरिया था, सिसिली का जो एरिया था, वो यहाँ पर गैरीबल्डी ने जीत लिया था, ठीक है। हैंडेड दीज टेरिटरीज ऑफ द किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, उन्होंने ये सारे जो एरियाज थे वो इमैनुअल सेकंड को हैंड ओवर कर दिए थे, राइट। दे शो हिज कमिटमेंट टू नेशनल यूनिटी ओवर पर्सनल पावर, और ये शो करता है कि गैरीबल्डी ने, ठीक है, अपनी पर्सनल पावर को ऊपर ना रख के उससे ऊपर उन्होंने रखा नेशनल यूनिटी को, ठीक है। विक्टर इमैनुअल सेकंड किंग ऑफ सार्डिनिया पिडमन बिकेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, 1861 में जो पहले राजा थे, ठीक है, इटली के, वो कहाँ के थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट से, राइट। फाइनल स्टेजेस 1861 किंगडम ऑफ इटली प्रोक्लेम, 1866 वेनेटिया ज्वाइन इटली, 1870 रोम बिकेम पार्ट ऑफ इटली आफ्टर फ्रेंच ट्रूप्स विड्रॉ ड्यूरिंग द फ्रांसको प्रशियन वॉर, रोम बिकेम द कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है। तो इटली की कैपिटल बन जाता है रोम। Why was Italy united successfully? Nationalist ideas of Mazzini, diplomatic leadership of Cavour, military campaigns of Garibaldi, support of Victor Emmanuel II, and declining foreign controls. ठीक है, तो सब ने एक साथ मिलकर, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, यूनिटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी मतलब किसी के भी अगेंस्ट आप कॉन्कर नहीं हो सकते, ठीक है। जब तक आपके पास यूनिटी नहीं होगी, आप यूनाइट नहीं होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। कैसे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन? अनलाइक जर्मनी एंड इटली, ब्रिटेन वाज नॉट यूनिफाइड बाय रेवोल्यूशन, इट वाज फॉर्म ग्रेजुअली थ्रू कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स एंड पार्लियामेंट्री एक्ट्स ऑफ यूनियन। यहाँ पर कोई वॉर नहीं हुआ था ब्रिटेन को यूनाइट करने में, इन्होंने मतलब या तो इन्होंने पॉलिटिकली एग्रीमेंट्स कर लिए थे, ठीक है, पार्लियामेंट एक्ट बना दिए थे, उसके थ्रू इन्होंने ब्रिटेन को यूनिफिकेशन किया, ठीक है। इंग्लैंड एंड वेल्स वाज इनकॉर्पोरेट इनटू इंग्लैंड इन the 16th century. English laws, administrations and language became dominant, ठीक है। English laws, English language यहाँ पर dominant बन गई थी। England and Scotland. The Act of Union 1707 united the Kingdom of England and Scotland, ठीक है। यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन जो था 1707 का, उसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइट कर दिया, एक साथ कर दिया था। दे फॉर्म द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर एक ग्रेट ब्रिटेन को फॉर्म किया था। स्कॉटलैंड रिटेन इट्स ओन लीगल एंड एजुकेशनल सिस्टम, और उनको वापस उनकी एजुकेशनल और लीगल सिस्टम वापस मिल गया था। आयरलैंड केम अंडर इंक्रीजिंग इंग्लिश कंट्रोल, ठीक है, आयरलैंड इंग्लिश कंट्रोल में आया, राइट। द एक्ट ऑफ यूनियन 1801 यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ठीक है। तो इसने यहाँ पर यूनाइट किया ग्रेट ब्रिटेन को और आयरलैंड को। मैनी आयरिश कैथोलिक्स अपोज ब्रिटिश रूल, बहुत सारे इनके अपोज थे ब्रिटिश रूल के, लीडिंग टू लॉन्ग लास्टिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। और काफी बड़ा लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट भी हुआ था आयरलैंड में। ब्रिटिश आइडेंटिटी, द ब्रिटिश नेशन वॉज प्रमोटेड थ्रू द यूनियन जैक एज द नेशनल फ्लैग, यूनियन जैक को एज नेशनल फ्लैग के रूप में यहाँ पे प्रमोट किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियली नेशनल लैंग्वेज बनाई गई। द मोनार्की, ठीक है, मोनार्की को एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ब्रिटेन में आज भी, ठीक है। पार्लियामेंट यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई। शेयर सिंबल एंड इंस्टीट्यूशन को, सिंबल्स को यहाँ पर शेयर किए गए, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिटेन में आप क्या याद रखोगे, सबसे पहले इन्होंने इंग्लैंड और वेल्स को एक साथ किया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक साथ मिलकर इन्होंने क्या बनाया, ग्रेट किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर ग्रेट ब्रिटेन ने आयरलैंड के साथ यूनाइटेड होकर क्या बनाया, इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन, ठीक है। ऐसे करके तीनों जो हमारे कंट्रीज हैं आज हम देखते हैं हमारे मैप पर, वर्ल्ड मैप पर,
तो इनका यूनिफिकेशन इस तरीके से हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। और मेरी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज जल्दी जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए @सिंह सोशल स्टडी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई नो आपको भी वेट रहता होगा, मैं जल्दी ही इसकी क्लास अपलोड करूंगी। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।